Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो बच्चे लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर, और बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर में हम अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। और बच्चे उसके बाद हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर भी स्टार्ट कर दिया था, मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, वो क्या कहता था। डी ब्रॉगली ने स्टेटमेंट दी थी, लिखना नहीं है, आप ये पहले लिख चुके हो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसने स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी मैटर पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया जिसका कुछ मास हो, ऐसा कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में है, इफ इट इज मूविंग, तो उसका नेचर वेव नेचर हो सकता है। मतलब अ पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव ऑल्सो। उसने कहा था अ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, ये लिखना मत, मैं वैसे बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। अ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, a material particle in motion can have wave like properties. A material particle in motion can have wave like properties. और उसने कहा कि जो वेव की तरह वो बिहेव करेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज वेव जैसी होंगी उस पार्टिकल की, उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो होगी h/p करके। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अच्छा, इसको आप h/m इंटू v भी लिख सकते हो, क्योंकि p होता है मोमेंटम, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। ये इसने एक फॉर्मूला भी दिया था, इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी जब कोई मैटर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उस मटेरियल पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है जो डी ब्रॉगली ने दिया था। एंड बच्चे ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया था सबको? ये हमने किया था लास्ट क्लास में, यस और नो? Yes, ठीक है। sir. फिर मैंने आपको कहा था कि हम जो ये टॉपिक करेंगे, ये जो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की है, ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट की है। दिस इज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के टर्म्स में हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट की। बट अभी हम इसी वेवलेंथ को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे। मतलब मैंने आपको एम लिखवाया था, अगर आपके पास आपने लिखा था लास्ट क्लास में, तो जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें मैंने एम लिखवाया था कि हम इस टॉपिक में डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तीन अलग अलग वेज में, तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस निकालेंगे। एक हम निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, बाकी अब हम लोग दो एक्सप्रेशंस और फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, वो हम अब करेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? आओ शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा बच्चे, डी डुअल नेचर ऑफ मैटर, थोड़ा सा ही बचा है। तो अब हम लोग निकालेंगे बच्चे, हेडिंग लगा दो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हेडिंग लगा दो, यहाँ से लिखना शुरू कर देना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ आज कैलकुलेट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आओ लिखते हैं बच्चे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये हमें पता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप k से डिनोट करते हो तो आ जाएगा हाफ इंटू mv²। बच्चे यहाँ पर
यहाँ पर ये जो v स्क्वायर है इसको हम लोग तोड़ के लिख देते हैं, v स्क्वायर के लिख दो v इंटू, इसको लिख दो v इंटू v, ऐसे करके लिख देते हैं। नहीं, मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है ना, इसको ऐसे रहने दो। हाफ एम वी स्क्वायर अपने पास k हो गया बच्चे, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। फिर हमें पता है मोमेंटम p क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से बच्चे v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अपने पास v आ जाएगा p बाई एम, v आ जाएगा p बाई एम, और इस स्पीड की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो बच्चे पुट 2 in 1, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ इंटू एम, और वी स्क्वायर की जगह हम लोग डाल देंगे बच्चे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा, एक एम कट जाएगा, हमारे पास बचेगा पी बाई 2m करके बचेगा, पी स्क्वायर बाई 2m करके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो बच्चे यहाँ से पी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से पी स्क्वायर आएगा 2mk, और बेटा पी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2mk। तो ये अपने पास मिला रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। नाउ इस रिलेशन को यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। तो देयरफॉर बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमारे पास निकल के आएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं h बाई पी, और p की जगह डाल देंगे अंडर रूट ऑफ 2mk। तो हमारा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mk। बच्चे ये आ गई वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई मेरी बात? दिस इज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट? हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई डाउट? No, No, sir. sir. नो सर। ओके, ये था अपने पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ हम फिर से डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, यानी एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। इस बार हम लोग पोटेंशियल की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। कर लो इसको, फिर करते हैं। अब यहां से हमें एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ और मास भी एक तरह से इनवर्सली डिपेंडेंट है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ये हो गया बच्चे, नोट हो गया, रब कर दें इसे। Yes. ओके, मान लो बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारे पास एक है, एक अल्फा पार्टिकल है, एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन। हमारे पास ये तीन मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है मान लो, मतलब दे आर इन मोशन, इन शॉर्ट दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। मैं कह रहा हूं फाइंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फाइंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब है तो ये पार्टिकल्स, लेकिन ये इनका मोशन जो है वो इनको वेव नेचर प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से ये वेव की तरह
एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी वो निकालना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका आंसर क्या होगा? हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि लैम्डा की मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k। बेटा यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और सेम k, हम लोग कह सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, क्योंकि बच्चे बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और k सेम हो गया तो इन सब का सेम है तो k भी कांस्टेंट है। तो अब वेवलेंथ मास पे डिपेंड करेगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बच्चे अगर हम लोग मास देखें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक तरफ लें और फिर हम लोग लें प्रोटॉन और फिर लें अल्फा पार्टिकल, इन तीनों के मास का कंपैरिजन करें, तो बच्चे प्रोटॉन का जो मास है, मास देखते हैं इसका, प्रोटॉन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, बिकॉज बेटा अल्फा पार्टिकल हीलियम को कहते हैं और हीलियम को आपको पता है मास नंबर 4 होता है, हीलियम 2 4। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1 डिवाइडेड बाई 1837 टाइम्स होता है 1 AMU का, यानी सबसे कम मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है, सबसे कम मास यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन का है, उससे ज्यादा मास प्रोटॉन का है और सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है। तो क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, क्योंकि इसका मास सबसे कम है, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और उससे कम डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन की है और उससे भी कम डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की है। ये आ गया बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। समझ आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होती जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है तो। इसे नोट कर लो बच्चे। फिर हम लोग निकालेंगे डी ब्रॉगली Yes, sir. वेवलेंथ, ओके, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो कर लो, नोट कर लो। चलो हो गया होगा। नाउ बेटा अगली हेडिंग लगा दो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। ना बेटा मान लो कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। मान लो अपने पास ये ऐसे, मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो बच्चे प्लेट ए का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है और प्लेट बी का पोटेंशियल मान लो V वोल्ट्स है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वो आएगा V माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा डेल्टा V जो है दैट इज V के इक्वल। तो ये क्या है बच्चे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, potential difference between plates A and B is given by delta V which is V minus 0। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स का है। अब हमने यहाँ पर मान लो किसी एक पार्टिकल को, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया है, या कोई भी पार्टिकल हम उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं बिटवीन दिस पोटेंशियल। मान लेते हैं बच्चे जैसे अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है Q, और ये एक्सेलरेट होगा
नेगेटिव से पॉजिटिव, मान लो ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग, तो इसके एक्सेलरेशन को आप ए ले लीजिए, ऐसे ही मान लो एक्सेलरेटिंग है, ऐसे लिख लो एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल। ऑब्वियसली ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ये किसी ना किसी स्पीड से भागना शुरू कर देगा, मान लो इसकी स्पीड है v। तो बच्चे ऑब्वियसली अगर ये चार्ज पार्टिकल, जो अपना चार्ज पार्टिकल है q, इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जिस वजह से ये एक्सेलरेट होना शुरू हो गया विद सम स्पीड, मान लो v थी इसकी स्टार्टिंग में स्पीड और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली गई, ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये कितना वर्क डन करेगा वो हमें पता है, वर्क डन बाय दिस चार्ज पार्टिकल, work done by this charged particle is given by W is equal to, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला हुआ है V, तो बेटे वर्क डन आएगा Q इंटू V। अब ये जो वर्क डन हो रहा है, ये किसके एक्सपेंस पे हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे हो रहा है। तो द वर्क इज डन बाय द चार्ज, दिस वर्क इज डन, ऐसे लिख लो, दिस वर्क इज डन बाय द चार्ज ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में जो वर्क डन चार्ज कर रहा है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो इट इज नॉट इजी। आप इसको यहाँ से थोड़ा डायग्राम में चेंजेस कर लो, एक्सेलरेशन तो है, एक्चुअल में ये डी एक्सेलरेटिंग है, मतलब पहले ज़्यादा थी फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है इसकी स्पीड, और एक टाइम आएगा कि इसकी स्पीड बिल्कुल ऐसे, तो ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो जाता है, लो टू हाई नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज को लो टू हाई जाना पड़ेगा तो उसे वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो वर्क डन कर रहा है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वर्क डन कर रहा है। तो दिस वर्क इज डन बाय द चार्ज ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, so we can say that this work done is equal to kinetic energy. So therefore I can say W is equal to kinetic energy, और we can say that W तो हमें पता है, हमने पहले निकाला हुआ है, we can say that Q into V is equal to kinetic energy। बताओ बच्चों ये बात आपको समझ आ रही है? यहाँ पे लिख लेना डी एक्सेलरेटिंग, इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यू कैन से दैट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखो इधर से इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, और अपना चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसे वर्क डन तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने के लिए। तो कितना वर्क डन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने के लिए, वो है Q इंटू वी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और इस वर्क को करने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये उसी एनर्जी को यूज करेगा वर्क डन करने के लिए। हाँ जी बच्चों मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? हाँ यस सर। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू वी के इक्वल। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा। इसके बाद बच्चे यहाँ लिख लेना, तो देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? हमें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m k, और अब k की जगह डाल देंगे Q इंटू वी, तो बच्चे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h डिवाइडेड बाय
√2m q into v। तो बच्चे ये आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म में, मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये याद रखना। इस तरह से बच्चे आप इसको लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, है ना। So what is this? So you can say that this is de Broglie wavelength for a charged particle accelerated by potential difference v। What is this? This is de Broglie wavelength, de Broglie wavelength for a charged particle। बाय कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं किसी भी फॉर्मूला में जो चार्ज होता है। बाय अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू v। तो ये था अपने पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां तक बच्चे नोट कर लो, समझ आ गया सबको? Yes, sir. ओके, यहां तक कर लो नोट, फिर आगे चलते हैं। Done, sir. ठीक है बेटा, शाबाश। आओ अब हम लोग स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर कहानी इलेक्ट्रॉन पे आएगी। वैसे ये फॉर्मूले तो जर्नल फॉर्मूलेज हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज वैल्यू Q है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें स्पेशली डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो देखते हैं बड़े बड़े चार्ज पार्टिकल की तो वैसे भी वेवलेंथ बहुत कम निकलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेवलेंथ, ये तो हमें पता ही है। तो फाइनली रिजल्ट लिख लेते हैं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। बच्चे रिजल्ट्स लिख लो एक बारी पे। अपने रिजल्ट्स आए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, 3 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। डी ब्रॉगली वेवलेंथ नंबर 1 लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जिसे हम h/mv भी लिख सकते हैं। बच्चे दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m k इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m चार्ज इनटू वोल्टेज। तो ये अपने पास 3 रिजल्ट्स हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। ये रिजल्ट्स बेटा आप याद रख लो, ये काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स हमने निकाले डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, sir. ओके, अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे इस जगह पे इसको यहाँ पे सर्कल डाल के लिख दो। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, इट इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये सारी वैल्यू बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास वेवलेंथ और एच की वैल्यू तो हमें पता ही है, इट इज 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मतलब हर चीज पता है वी को छोड़ के। तो क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेव के लिए, इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय √v। बच्चे यहाँ पे वेवलेंथ, ये हम लोग सारी वैल्यूज डाल के डायरेक्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा जो होगा वो हमारी एंगस्ट्रॉम में आएगी, मतलब ये आंसर हमारा A0 में आएगा, एंगस्ट्रॉम में।
तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल दें इस फॉर्मूला में, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो आएगी 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। वी आपको पता है, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। ठीक है बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ज़्यादातर बल्कि यही ज़्यादा यूज होती है इलेक्ट्रॉन वाली, जर्नल वाली फिर भी कम यूज होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये नोट कर लो रिजल्ट्स जो हैं, ये सारे रिजल्ट ओके। बट याद रखना दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज वी हैव दीज जर्नल फॉर्मूलाज फॉर एनी अदर पार्टिकल, बट स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ ये वैल्यूज डल के ये रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे इसे भी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इतना डन नोट सर। कर लो। ओके, अब अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलेगा, वो है एक एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में होते हैं तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दे आर बिहेविंग लाइक वेव। अब एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ना है जो ये प्रूव करता है कि पार्टिकल्स के पास वेव नेचर है, और जब ये चीज़ प्रूफ हो गई तो डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिल गया इस काम के लिए, सिर्फ उसके एक हाइपोथेसिस के लिए। इवन उसने ये जो रिजल्ट्स दिए हैं लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, ये रिजल्ट्स भी बच्चे सही साबित करता है वो एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करने वालों को भी नोबेल प्राइज मिला और डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज मिला। तो अगला आपका टॉपिक वही है, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। बस अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से, उसके सारे ग्राफ्स को पढ़ लें, वेरिएशंस को डिस्कस कर लें, काफ़ी इजी हो जाएगा आप इस चैप्टर में स्कोर करना। हाँ, तो बच्चे हेडिंग लगा देते हैं अब, डिवीजन एंड, हेडिंग लगा दो डेविसन एंड जर्मन, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, पहले इससे रिलेटेड पॉइंट लिख लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट this experiment proved de Broglie hypothesis, that is fast moving electrons, actually इसने किया क्या, that is fast moving electrons, electrons basically particles, fast moving electrons shows wave like properties, shows wave like properties एग्जाम्पल में लिख लेना डाइफ्रैक्शन। बच्चे ये जो डाइफ्रैक्शन है ये वेव की प्रॉपर्टी है, डाइफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर ऑफ लाइट है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शोज वेव लाइक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल डाइफ्रैक्शन। तो ये चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और इसने ये भी प्रूव किया, इट ऑल्सो प्रूव्ड दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ is given by lambda is equal to h by p। यानी ये जो एक्सप्रेशन है
इस एक्सप्रेशन को भी इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। थर्ड पॉइंट है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पहले लिखवा रहा हूँ, समझ बाद में आएंगे। लाइक this experiment is shown by this experiment is shown by a single electron also. This experiment is shown by a single electron also. That is चलो इतना ही लिख लो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ने भी ये एक्सपेरिमेंट शो किया। That is a single electron, समझ बाद में आ जाएगा ये पॉइंट। That is a single electron can show diffraction. A single electron can show diffraction phenomenon. A single electron can show diffraction phenomenon and thereby showing wave nature. ये पॉइंट अभी के लिए आप लिख लो, फिर आपको बाद में समझ आ जाएगा। तो बच्चे पहले ये लिख लो, यहाँ तक जब हो जाए फिर आगे चलेंगे। पहले तो हमने ये समझा कि ये एक्सपेरिमेंट करवा क्या रहा है। ये अपनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसको प्रूफ करेगा एक्सपेरिमेंटली। इवन ये एक्सपेरिमेंट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी एप्लीकेबल है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इस एक्सपेरिमेंट को करता है। एक्चुअल में वेव नेचर तो यही प्रूफ हो गया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करे, क्योंकि डाइफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है। प्रूफ तो ये यही हो गया था जब इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन शो कर रहा है, बट उसको फर्दर इसने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कैलकुलेशंस करके। बच्चे यहाँ तक लिख लिया सबने? आओ फिर पढ़ते हैं इस Yes. एक्सपेरिमेंट को। क्या क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। डन, रब कर दूं, ये हो गया? Yes, sir. ओके, आओ देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, क्या किया इसने। सॉरी। तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं हम लोग। बेटा इसने क्या किया, एक इसने फिलामेंट लिया, इसने एक फिलामेंट लिया, उस फिलामेंट को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बैटरी भी कैसे? लो टेंशन बैटरी, मतलब कम पावर वाली, यू कैन से दैट 6 वोल्ट, ऐसे समझो 6 वोल्ट वाली बैटरी ले ली इसने, एक लो टेंशन बैटरी यूज की। ये एफ क्या है बच्चे? ये फिलामेंट है। व्हाट इज दिस एफ? ये अपना टंगस्टन फिलामेंट है। ये टंगस्टन फिलामेंट है विच इज कोटेड विद इस टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर कोटिंग कर रखी है, लेयर चढ़ाई हुई है। इट इज कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड, इट इज कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। बेटा उस कोटिंग को मैं यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। वैसे ये इसके ऊपर चढ़ी हुई है, मान लो ये अपने पास बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है, इसको वैसे ही यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। तो दिस इज बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड कोटिंग। वैसे ये फिलामेंट के ऊपर है पर हमने साइड में दिखाया।
अब ये बेरियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी आप साथ में लिख लो। बेरियम ऑक्साइड का जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत कम होता है बेरियम ऑक्साइड का। यानी आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये जो बेरियम ऑक्साइड की जो शीट है वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। यानी ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एमीटर है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। तो ये भी आप साथ में लिख लो यहाँ पे, विच इज कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड डॉट फुल स्टॉप। उसके बाद लिखोगे बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड हैज वेरी लो, डायग्राम में लिख लो, बेरियम ऑक्साइड हैज वेरी लो वर्क फंक्शन। इसका बच्चे वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। दैट इज इट इज वेरी गुड, it is very good source of, is very good source of fast moving electrons. It is very good source of fast moving electrons. ये बच्चे बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, बड़ी आराम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दोगे लो टेंशन बैटरी से, फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होगा तो एनर्जी मिलेगी बेरियम ऑक्साइड को। बेरियम ऑक्साइड से क्या होगा, इसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो बड़ी आराम से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले। बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। मान लो ये निकला इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो गए हाई एनर्जी के। इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने एक छोटे से मतलब यू कैन से दैट ये जो मैंने सिलेंडर बनाया है दिस इज एक्सेलरेटिंग सिलेंडर, दिस इज बच्चे एक्सेलरेटिंग सिलेंडर। एक हमने यहाँ पे एक छोटा सा आप ऐसे कह सकते हो एक्सेलरेटिंग सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर रखा है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हैविंग कनेक्टेड विद, हैविंग कनेक्शन विद, साथ साथ में लिखते रहना हर चीज, हैविंग कनेक्शन विद हाई टेंशन, हैविंग कनेक्शन विद हाई टेंशन बैटरी। इसका हाई टेंशन बैटरी है तो इसके पास अच्छा खासा पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हाई है। आई रिपीट बच्चे यहाँ जो ये बैटरी लगी है ये लो टेंशन की बैटरी है। ये जो आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है बहुत पतला सा सिलेंडर है, ये एक्सेलरेटिंग सिलेंडर है। इस पे हमने हाई टेंशन मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल इसका काफी ज्यादा हाई है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इस सिलेंडर में एंटर करेगा ये उसकी स्पीड को कई गुना मैग्नीफाई मतलब कई गुना बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा उसकी स्पीड को, मतलब उसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। इज इट क्लियर बच्चे, यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है? Yes, sir. ओके Yes, sir. इसलिए इसका नाम हमने एक्सेलरेटिंग सिलेंडर रखा है। और ये जो पूरा अपरेटस है, ये पूरी जो कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस सिलेंडर के अंदर एंटर कर गए बच्चे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो निकल गए बाहर वो तो निकल गए, उसको तो छोड़ दो। इस सिलेंडर की वजह से बाकी सब तो हम लोग यहाँ पे रोक देंगे, बस एक यहाँ से सिलेंडर से पास करवाएंगे, पतले से सिलेंडर से। एक काम तो इसका है, एक्सेलरेटिंग सिलेंडर का काम क्या है यहीं पे आप लिख लो, इट प्रोवाइड्स अ फाइन बीम ऑफ, it provides a fine beam of electron, it provides a fine beam of fast moving electron। मतलब क्योंकि बहुत पतला सा है ये सिलेंडर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, एक बीम मिल जाएगी, फाइन बीम। तो ये जो सिलेंडर है अपने पास ये ना सिर्फ एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, यानी कि ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट मूव करवा रहा है बल्कि एक फाइन बीम भी क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो ओवरऑल इस apparatus को बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस ओवरऑल apparatus, इफ यू हैव एनी प्लेस इसको मार्क करने के लिए, बाकी आपके पास जगह होगी तो बेटा एकदम लास्ट में यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक डॉटेड सा बना लो ऐसे।
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम वेरी वेरी फाइन, बहुत फाइन बीम है जो इस एक्सेलरेटिंग सिलेंडर से बाहर आएगी। बच्चे ये जो पूरा अपरेटस है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गन। इस पूरे अपरेटस को हम लोग इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। मतलब ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन गन। बच्चे पहले यही बना लो, इलेक्ट्रॉन गन ही बना लो पहले तो। समझ आई मेरी कहानी? आई रिपीट, हमने यहाँ पे फिलामेंट यूज किया, हीटिंग एलिमेंट है, ये हीट करेगा, बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम है, बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छा सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फिर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है, ये हमारा एक्सेलरेटिंग सिलेंडर, और एक फाइन बीम क्रिएट करके दे रहा है हमें इलेक्ट्रॉन की। मतलब आप ऐसे समझो जैसे कोई गन है, ये पूरे ऑपरेटर्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। जैसे गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस और नो? ओके। Yes, sir. बना लो बेटा यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक बना लो। ये एज इट इज लिख लेना सारी चीजें डायग्राम के अंदर ही, जैसे जैसे मैंने लिखी है। अलग से थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा मैं इसकी, अब थ्रू डायग्राम ही समझ जाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? मतलब बच्चे यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सेलरेट हो जाएगा जब यहाँ से बाहर निकलेगा। ये बन जाए तो मुझे बता देना, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, हो गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. मैं रब कर रहा हूँ बेटा, रब कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सुनाओ। अब ये मैं इतना बड़ा सेटअप नहीं बनाऊंगा डायग्राम में, डायग्राम थोड़ा क्लियर होना चाहिए दिखने के लिए। अब आपको मैंने बता दिया कि गन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन गन। तो अब एक और डायग्राम बनाओगे, उसमें हम लोग क्या निकाल, उसमें हम लोग सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन गन दिखाएंगे। तो ये बच्चे मान लो ये अपनी है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या चीज़ है मैं पहले ही बता चुका हूँ। बच्चे यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये अपना वही एक्सेलरेटिंग सिलेंडर है, इसका पोटेंशियल है V। ये V किसका पोटेंशियल है बच्चे? ये उस एक्सेलरेटिंग सिलेंडर का पोटेंशियल है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकले बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट होकर बाहर निकले इलेक्ट्रॉन गन से। और बच्चे इसको हमने यहाँ पर जाकर एक निकल क्रिस्टल है, हमने उसके ऊपर हिट करवाया। ये अपने पास निकल क्रिस्टल है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर कि बच्चे क्रिस्टल्स में एटॉमिक लेयर्स होती हैं बहुत सारी। तो इस निकल क्रिस्टल के अंदर भी अपने पास काफी सारी एटॉमिक लेयर्स होंगी अलग अलग। तो यहाँ पर अपने पास इस निकल क्रिस्टल के अंदर भी कुछ एटॉमिक लेयर्स होंगे लाइक दिस। दीज आर लेयर्स ऑफ एटॉमिक लेयर्स, जिन्हें मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ। दीज आर एटॉमिक लेयर्स, ये हो गई, ऐसे ही ये वाली हो गई, ये एटॉमिक लेयर्स हैं। एटॉमिक लेयर्स निकल क्रिस्टल के अंदर, यानी यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, इन शॉर्ट बोले यहाँ एटम्स हैं ऐसे करके, फिर यहाँ एटम्स हैं कुछ इस तरह से करके, ऐसे अलग अलग एटम्स की लेयर्स हैं।
हर क्रिस्टल के अंदर ऐसे एटम बाय एटम लेयर्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल के अंदर स्पेस खाली नहीं होता बच्चे, लेयर्स के बीच में स्पेस खाली रहता है। एक एटॉमिक लेयर और दूसरे एटॉमिक लेयर के बीच में स्पेसिंग रहती है। तो उसने निकल क्रिस्टल यूज किया बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से बहुत ज्यादा हाई स्पीड से और इसने हिट किया निकल क्रिस्टल को, और बच्चे यहाँ से हिट करके ये डाइफ्रैक्ट हो गया, यहाँ से ये हिट करके डाइफ्रैक्ट हो गया लाइक दिस। तो अपना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये अपना है इंसिडेंट, ये है अपना इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। ये जो है दिस इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, या आप इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। और ये हो गया बच्चे डाइफ्रैक्टेड, यहां से टकराया वापस, डाइफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन नहीं। आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा इसलिए हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे इसको अभी। आप बस ये समझ लो ये डाइफ्रैक्शन शो कर रहा है जो कि वेव की प्रॉपर्टी है। दिस इज डाइफ्रैक्टेड बीम। बच्चे इंसिडेंट बीम और डाइफ्रैक्टेड बीम के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग फाई कह रहे हैं। और यहां पर अपने पास, यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, पूरा सेटअप समझो। यहां पर अपने पास एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, सर्कुलर डिटेक्टर। ये सर्कुलर डिटेक्टर बहुत बड़ा है, ये पूरा इस तरह से है, हर डायरेक्शन में है बच्चे, काफी बड़ा है ये। मतलब इस तरह से पूरा यहाँ तक सर्कुलर डिटेक्टर है अपना। इसके आगे भी है ये, और इसके आगे भी है यहाँ से, ऐसे नहीं है कि ये खत्म हो गया। ये अपना सर्कुलर डिटेक्टर है बच्चे। इलेक्ट्रॉन अलग अलग एंगल पे आएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है वो इस एंगल पे आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है वो इस एंगल पे आएगा। अगर तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराता और यहाँ कहीं किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता। यहाँ पर इस सर्कुलर डिटेक्टर के साथ साथ हमने यहाँ पे लगा रखा है बेटा, कलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कलेक्टर लगाया हुआ है। तो ये अपने पास क्या है, इसको आप लिख लो, दिस इज मूवेबल, दिस इज मूवेबल एंड सर्कुलर डिटेक्टर, दिस इज मूवेबल एंड सर्कुलर डिटेक्टर। तो ये चीज जो है हम इसको ऐसे 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 मूव कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ बनाया कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो बेटा इसको हमने यहाँ पे समझो, इसके साथ जो हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। ये गैल्वेनोमीटर बच्चा डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसने कलेक्ट कर लिया, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, और अगर करंट आए तो गैल्वेनोमीटर की सुई घूम जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आया, और हम इस डिटेक्टर को अलग अलग पोजीशंस पे, मतलब अलग अलग एंगल पे बचे। जैसे अगर मैं इस डिटेक्टर को यहाँ ले जाऊं तो ये एंगल बहुत कम रह जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, इस पोजीशन पे 30 डिग्री, इस पोजीशन पे ये 40 डिग्री, इस पोजीशन पे ये 50 डिग्री, लाइक दिस। ये अपना डिटेक्टर है, अलग अलग पोजीशंस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? तो हमने अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा किया और देखा कि कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये चीज देख रहे हैं। बेटा अगर आपकी क्लास नहीं है और कोई, तो मैं इस टॉपिक को पूरा कर सकता हूँ, और अगर क्लास है तो आप मुझे बता देना, ठीक है? Sir, नहीं तो फिर अगली, class. ठीक है। तो ये अलग अलग एंगल पर आप ये एंगल मेजर कर सकते हो, फाई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड डाइफ्रैक्टेड बीम। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसके लिए भी लिख लो द गैल्वेनोमीटर। ये जो है बच्चे यहाँ पर एरो डाल के लिख लेना, दिस गैल्वेनोमीटर, this galvanometer shows deflection, this galvanometer shows deflection when electrons are collected, when electrons are collected
द डिफ्लेक्शन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे तो आप नोट कर लो। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर is directly proportional to intensity of electron। मतलब बच्चे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा अपना गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग एंगल पर हम लोग गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस एंगल पर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इतने एंगल पर, लाइक 10 डिग्री पर कितने आ रहे हैं, 15 डिग्री पर कितने आ रहे हैं, 20 डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 45 डिग्री पे कितने आ रहे हैं, 38 डिग्री पे कितने आ रहे हैं। मतलब अलग अलग एंगल्स पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर। और कितने एंगल पर है वो एंगल, ये सर्कुलर स्केल जो लगा हुआ है, ये अपना सर्कुलर स्केल है, ये एंगल ही मेजर करेगा। ये अपना सर्कुलर स्केल है जो मैंने सर्कल सा बनाया है, तो ये अपने आप को, ये हमारा एंगल मेजर करेगा कि कितने एंगल पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ना बच्चे एक मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता और सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मान लो 30 डिग्री पे आ गया, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री पे आया और 30 डिग्री पे हमने गैल्वेनोमीटर रखा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दी। ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करनी थी। इतनी बात मेरी समझ आ रही है आपको, यस और नो? Yes, sir. अब बच्चे मैं अगर उसी केस के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले केस के लिए, इस गैल्वेनोमीटर को 30 डिग्री के बजाय 45 डिग्री पे रख दूं, तो क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 30 डिग्री पे वो डिटेक्ट हो चुका है, हमने 30 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे 30 डिग्री पे डिटेक्ट कर दिया, फिर मैंने इस गैल्वेनोमीटर को मूव करके यहाँ रख दिया 45 डिग्री पे, तो क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? बताओ मुझे। एनीवन स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्स, आई रिपीट। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया मान लो यहाँ पे, पहले तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेजे, कोई किसी एंगल पे कोई किसी एंगल पे, अलग अलग एंगल पे हमें डिफ्लेक्शन मिल ही रही है, गैल्वेनोमीटर शो कर ही रहा है डिफ्लेक्शन। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और वो डिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पर मान लो 30 डिग्री पे हमें वो डिटेक्ट भी हो गया कि इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ 30 डिग्री पे डिटेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब क्या वही उसी केस में अगर मैं 45 डिग्री पे इसको रखूं, वही सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो क्या डिफ्लेक्शन शो होएगी? ये क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? यस नो ही बोलना है, गलत सही की कोई बात नहीं। हाँ जी, No, sir. नहीं होनी चाहिए, यस ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसे पार्टिकल लेके चल रहे हैं। बच्चे अगर वो पार्टिकल होता तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी एक एंगल पे डिटेक्ट हो जाता और बाकी किसी एंगल पे डिटेक्ट नहीं होता। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के थ्रू जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो हमें हर एंगल पर डिफ्लेक्शन नजर आ रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज पार्टिकल नेचर कैन नॉट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, पार्टिकल नेचर कैन नॉट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल होता तो एक ही जगह पर डिफ्लेक्शन आनी थी, बट हमें हर एंगल पर डिफ्लेक्शन आ रही है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है तो वो कोई पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वेव एमिट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन से वेव्स निकल रही हैं, वो वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं अलग अलग इस पूरे पोजीशंस पर, तो कहीं तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, कहीं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। और इसलिए हमें हर एंगल पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिल रही है गैल्वेनोमीटर की।
and this observation is explaining us that electron has wave like properties, not particle like properties. अगर ये पार्टिकल होता तो हमें एक ही एंगल पर इसकी ऑब्जर्वेशन मिलनी थी, बाकी एंगल्स पर नहीं मिलती, क्योंकि पार्टिकल आता, रिफ्लेक्ट होता और यहाँ ऑब्जर्व हो जाता। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट इज गिविंग अस रिजल्ट एट ऑल ऑफ दीज एंगल्स। हर पोजीशन पे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दिस इंटरेस्टिंग? मेरी बात समझ आई जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था स्टार्टिंग में? ये एक्सपेरिमेंट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी प्रूफ हो गया, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का यानी पार्टिकल का वेव नेचर तो वही प्रूफ हो गया जब हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से अलग अलग पोजीशंस पर भी गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नजर आई, जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि डाइफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन नहीं। और डाइफ्रैक्शन मतलब वेव की प्रॉपर्टीज हैं, और इसी वजह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी हमें हर एंगल पर, हर एक एंगल पर हमें डिफ्लेक्शन नजर आ रही है। बच्चों कॉन्सेप्ट को समझो, आपको ये मेरी बात समझ आई? यस और नो? Yes, sir. ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इन जनरल, चलो इतना लिख लो। अब बच्चे ये सारी कहानी हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, ये डाइफ्रैक्टेड बीम है, और हमने अलग अलग एंगल्स पर इसकी हमने ऑब्जर्वेशन ली। फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इसको बना लो। ये है डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इतना बन गया? Yes, sir. ओके। ना बच्चे, अब हम लोग आगे लिखते हैं। ये सारी मार्किंग कर लेना जो जो मैंने यहाँ बनाई है। उसके बाद अब पॉइंट्स लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, तो बच्चे पहला पॉइंट लिखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड at different, this experiment was performed at different accelerating, at different accelerating potential। मतलब हमने वहां से हाई टेंशन बैटरी की वोल्टेज चेंज करते गए और इसको अलग अलग पोटेंशियल्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इट इज फाउंड दैट सिग्निफिकेंट, यानी ज्यादातर, इट इज फाउंड दैट significant intensity, sorry, it was found that significant intensity of electron was observed around 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। मतलब बच्चे इस रेंज में ज्यादा इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, 48 से 60, 44 से 68 वोल्ट्स के बीच में। मतलब जब हम हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 44 वोल्ट और 68 वोल्ट के बीच में आ रहा है, तब हमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बच्चे ज्यादा आ रही है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर इस रेंज में ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, यहां पर अपने को ज्यादा मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, एट 54 वोल्ट। ये वो रेंज है, 54 वोल्ट पे तो हमें सबसे ज्यादा मिल रही है। वैसे तो सिग्निफिकेंट इस रेंज में है, मतलब अगर आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 44 से कम रखा, लाइक 30 डिग्री पे रखा, सॉरी 30 वोल्ट रखा या 20 वोल्ट रखा, तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं आ रही। बट इस रेंज में अपने पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी आ रही है, जिसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी आ रही है, और सबसे ज्यादा आ रही है 54 वोल्ट पे।
at 54 volts, a peak of intensity of electrons was observed at phi is equal to 50 डिग्री। मतलब बच्चे एंगल 50 डिग्री और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 डिग्री। आई रिपीट, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट और एंगल की वैल्यू 50 डिग्री। कौन सा एंगल? फाई। फाई एंगल जो इंसिडेंट वेव और डाइफ्रैक्टेड वेव, इंसिडेंट और डाइफ्रैक्टेड वेव के बीच का जो एंगल है, अगर वो 50 डिग्री पे हो और हमने उस वक्त एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेट कर रखा है 54 वोल्ट। बच्चे मैंने आपको बताया था ना, ये अपनी गन है, यहाँ पर अपना वो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का अगर हमने पोटेंशियल 54 वोल्ट सेट कर दिया, इसका पोटेंशियल 54 वोल्ट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये एंगल अगर बच्चे 50 डिग्री है, तो यहाँ पर अपने पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। बच्चे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इन दो वैल्यूज पे आ रही है। मतलब सारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए अलग अलग वैल्यूज पर, 44 से लेकर 68, इसमें यहाँ जो ये सिलेंडर लगा रखा है, इसका जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, अगर ये 48 से लेकर 68 वोल्ट्स के बीच में है, तब अपने पास इंटेंसिटी अच्छी खासी आ रही है, जिसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब इनमें से भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी 54 वोल्ट पे आती है। वो भी कितने एंगल पे आती है? 50 डिग्री एंगल पे आती है। ये मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो एक्सपेरिमेंट बहुत अलग अलग वैल्यूज पे परफॉर्म किया गया है, बट सबसे ज्यादा ये है। एट 54 वोल्ट्स, a peak of intensity of electrons was observed at an angle 50 डिग्री। मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है इस केस में। दैट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड फॉर दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज के लिए अपने पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है। तो बच्चे इसको हम लोग एक ग्राफ से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। पहले इतना लिख लो, फिर एक ग्राफ बनाते हैं। इतना लिख लो बच्चों। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना हमने एक्सपेरिमेंट में, प्रॉपर्ली हमने डायग्राम बनाना है, डायग्राम में ही सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। और फिर डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं, अगर एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए। डन सर। ओके, तो ना बच्चे, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी का, तो ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटी वर्सेस दिस एंगल। मान लो बच्चे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हम लोग ले रहे हैं आई, और इस यहाँ हम लोग ले रहे हैं एंगल फाई, यहाँ हम लोग ले रहे हैं एंगल फाई। और जो अपना पोटेंशियल हमने सेट कर रखा है, पोटेंशियल हमने 54 वोल्ट से सेट कर रखा है। सेट जो हमने 54 वोल्ट कर रखा है, इस पोटेंशियल पर इंटेंसिटी और एंगल के बीच का ग्राफ देखो, तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कुछ इस तरह से है। ग्राफ कुछ इस तरह से बच्चे, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ पर, जब अपने फाई की वैल्यू 50 डिग्री है। 50 डिग्री पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है 54 वोल्ट पर। अच्छा, ये तो 54 वोल्ट का ग्राफ है। कोई और ग्राफ अगर आप बनाओगे, मान लो ऐसे ही रैंडमली, अगर अपना मान लो आपने 46 वोल्ट लिया या 48 वोल्ट लिया, ऐसे कोई वैल्यू ले लो। 44 से लेके हमने किया था ना, तो 44 वोल्ट्स पे बना लेते हैं। बच्चे 44 वोल्ट्स पे इंटेंसिटी आ जरूर रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आ रही, और जरूरी नहीं है कि पीक 50 डिग्री पे ही आएगी, किसी और वैल्यू पे भी पीक आ सकती है। तो यहाँ पे पीक किसी और एंगल पे आ रही है, वो डिफरेंट है।
लेकिन 44 वोल्ट पे कुछ ऐसा एंगल बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? समझ आ रही है मेरी बात? ये साथ में कंपैरिजन के लिए बना दिया एक 44 वोल्ट वाला, कि 44 वोल्ट पे इंटेंसिटी आ रही है, लेकिन अच्छी खासी आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आ रही है 54 वोल्ट पर, वो भी 50 डिग्री पर। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। और ये जरूरी नहीं है कि सबकी पीक वैल्यू 50 डिग्री पे ही आएगी, हो सकता है इसकी पीक वैल्यू किसी और एंगल पे आए। इसकी पीक वैल्यू पता नहीं कितने एंगल पे आ रही है, 50 से कम एंगल पे आ रही है पीक वैल्यू। तो ऐसे अलग अलग एंगल पे आ रही है बच्चे। सारे ग्राफ तो हमने नहीं बनाने, अपना मेन ग्राफ यही वाला है। ये जो दूसरा ग्राफ है ये मैंने कंपैरिजन के लिए बना दिया, ये अलग अलग वैल्यूज पे आप ऐसा कर सकते हैं। ये हटा दो इतने सी लाइन। अब बस ये याद रखो कि 50 डिग्री पे एंगल अगर 50 डिग्री है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपने 54 वोल्ट सेट कर दिया, तो सारे केसेस में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है इंटेंसिटी की, इन दो वैल्यूज पर, 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री पर। क्लियर है बच्चे? यस और नो? चाहे तो आप ये ग्राफ यस बनाओ ही सर। ना, ये तो मैं वैसे ही जस्ट टू एक्सप्लेन यू इसलिए मैंने ऐसा करके बना दिया एक। वैसे अपना मेन काम इसी पे ही है, अपना जो है वो हमें ये वाला ग्राफ चाहिए बेसिकली। तो ये ग्राफ आप बना लो। यहाँ डन तक हो गया? सर। ओके। ना बच्चे यहाँ पर ये जो पीक आ रही है, इस पीक पर एरो डाल के लिखो, द पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राफ में लिख लो, द पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन at a particular angle, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा 550 डिग्री है, इस केस में अपना 550 डिग्री है। द पीक इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर एंगल इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट्स करता है? इंडिकेट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ, इंडिकेट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ। पीक क्यों आ रही है? इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों होगी? मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तब मैक्सिमम हुई है पीक। So that indicates constructive interference of electron waves. Constructive interference of electron waves at a particular accelerating, at a given accelerating potential, at a given accelerating potential। जैसे कि बच्चे हमारे इस केस में हमने सेट कर रखा है 54 वोल्ट, वैसे ही किसी और रेंज पर यह अलग अलग हो सकता है। ये भी लिख लेना, किसी भी इंटेंसिटी वाले ग्राफ में, इंटेंसिटी वर्सेस एंगल के ग्राफ में जो अपने को पीक मिलती है, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं वो उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग उस एंगल पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, इसलिए हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब तो बच्चे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब भी समझ में आता है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स भी साथ साथ में चल रहा है। यस और नो? है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये ग्राफ बना लो, और इसके बाद चलो थोड़ा सा रह गया, टाइम ज्यादा हो गया, 5-10 मिनट का था, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे थोड़ी सी, यानी मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब कैलकुलेशंस करेंगे। अब बच्चे आप हेडिंग लगा देना ये सब लिख के, कैलकुलेशंस। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप उसकी कैलकुलेशंस लिखते हो। ऑब्जर्वेशंस तो हमने लिख ली, क्या क्या ऑब्जर्व हुआ,
54 वोल्ट पे और 50 डिग्री पे इतना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और इतने एंगल पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन हुई है। ऑब्जर्वेशन के बाद ये हमने ग्राफ बना लिया ऑब्जर्वेशन से। अब हम लिखें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाला पोर्शन रह गया इस एक्सपेरिमेंट का, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचे, हेडिंग डाल के कैलकुलेशन छोड़ दो, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके सर। कोई डाउट बचे, कोई पूछना चाहता है कुछ इसमें, तो यू कैन आस्क। नो सर।